नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। प्रधानमंत्री आपको पता है विदेश दौरे पर हैं और आज गाना में उनको अवार्ड मिला है। गाना जो साउथ अफ्रीका का देश है, वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और जिसको हाईएस्ट स्टेट ऑनर कहते हैं, उस पुरस्कार का नाम है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। और बीजेपी जमकर इस समय तारीफ कर रही है कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से पिछले 10 सालों में 24 ग्लोबल अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि इन ग्लोबल अवार्ड्स के मायने हम समझें, क्योंकि गाना का जो ये अवार्ड है जो उनको दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि ग्लोबल लीडरशिप और स्टेट्समैनशिप के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि बाकी जो देश हैं जिन्होंने अवार्ड्स दिए हैं मोदी जी को, और जिस भी कंट्रीब्यूशन के लिए दिया हो, तो पहला सवाल यह है कि क्या मोदी जी वाकई में एक स्टेट्समैन और ग्लोबल लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, और क्या उस पैमाने पर वो इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं। दूसरा प्रोसेस पर है कि ये अवार्ड्स की लॉबिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, मैं लॉबिंग शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे देश में, आपके देश का प्रधानमंत्री जाता है, तो उसके पहले बहुत सारा होमवर्क होता है, एम्बेसीज इन्वॉल्व होती हैं, डिप्लोमैट्स आपस में बात करते हैं, और उस बातचीत में यह भी कहा जाता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री के लिए आप हाईएस्ट सिविलियन ऑनर या आपका जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है वो भी दीजिए, और साथ में हम बायलैटरल बातचीत भी करेंगे। तो इस तरीके से पुरस्कार के लिए लॉबिंग की जाती है। अब मोदी जी के अलावा आज मैं बहुत सारा रिसर्च कर रही थी, मुझे कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसने कि मोदी जी की तरह इतनी ज्यादा संख्या में अवार्ड्स लिए हों। पहले के आप पुराने लीडर्स आप सोचिए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, उनको इक्का दुक्का कुछ अवार्ड्स मिले, लेकिन कभी भी अवार्ड्स के लिए इस तरीके से लॉबिंग नहीं होती थी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि विदेश नीति के नाम पर केवल और केवल मोदी जी के लिए अवार्ड्स लिए जाते हैं, मोदी जी का महिमा मंडन किया जाता है, मोदी जी के हर विदेश दौरे को एक बड़ा इवेंट बनाकर दिखाया जाता है, जहां पर ढोल नगाड़े बजाने वालों तक को पैसा दिया जाता है, वो खड़े रहते हैं, वाह मोदी भक्ति के गुण गाते हैं। तो ऐसे में आप एक फॉल्स छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉल्स स्टेट्समैनशिप, फॉल्स ग्लोबल लीडरशिप आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जबकि असलियत यह है कि ऐसा है नहीं। तो क्या ये जो मोदी जी को पुरस्कार मिल रहे हैं, ये केवल और केवल बटोरे हुए अवार्ड्स हैं, जबरन लिए हुए अवार्ड्स हैं, लॉबी करे हुए अवार्ड्स हैं? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या मोदी जी इतने सारे अवार्ड्स वाकई में डिजर्व करते हैं, और क्या इन अवार्ड से भारत को फायदा होता है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि जो घाना में मोदी जी को जो स्टेट ऑनर मिला है, वो मिला तो मोदी जी के को स्टेट ऑनर है, उनके रिज्यूमे पर या उनका जो बायोडेटा है उस पर चमकेगा कि देखिए 24वां अवार्ड मिला या 21वां अवार्ड मिला या 22वां अवार्ड मिला। लेकिन देश को इससे क्या फायदा हो रहा है? देश को कोई फायदा हो रहा है मोदी जी के इस अवार्ड से? जी। आप जैसा कि आप बता रहे थे इंट्रोडक्शन में, अभी तक जो अलाइव हैं लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जो कि चारों कॉन्टिनेंट से, पांचों कॉन्टिनेंट से जो है अवार्ड्स, सिविलियन अवार्ड्स लिए हैं, नॉन सिविलियन भी लिए हैं, कुछ एनजीओ से और फाउंडेशन से वगैरह। तो ये सवाल उठता है कि ग्लोबल लीडरशिप में इनका क्या महत्व है, क्या लीडरशिप दिए हैं, और स्टेटमेंटशिप की बात थोड़ी देर में आता हूं मैं। ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पूरे ग्लोब से जो पीड़ित हैं लोग? सबसे बड़ा ग्लोबल इशू है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए जो है पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, फायर आ रही है, हर तरीके के जो है नेचुरल डिजास्टर एक के बाद पूरे दुनिया में लोग पीड़ित हैं, देश पीड़ित हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमने इसमें कोई खास इनिशिएटिव लिया है? मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। जब श्याम शरण प्राइम मिनिस्टर के
ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी बताया कि कुछ खास प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि कुछ चुने हुए देश इसको अपोज करते हैं, जैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत खास दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, और कई लोग वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसी को तरह। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हमारा प्रधानमंत्री का कोई खास रोल नहीं है, और ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो हैं, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स और कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम जैसा यूक्रेन में है, उसमें भी कुछ खास रोल प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। और गाजा की जंग 20 महीने से ज्यादा चल रही है, उसमें तो भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह जो है नेतन्याहू के हक में हैं, उनको उनके दोस्त मानते हैं, और पहले ही दिन जो है हमास को दोषी ठहरा दिए, बैकग्राउंड क्या कोई रेफरेंस दिए बगैर, जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ। इतने साल का जो अत्याचार इजराइल कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर, वो गुस्सा अक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस से हुआ, उभर के निकला बोल के। उसके बाद ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग हुई, उसमें कुछ खास रोल प्राइम मिनिस्टर का मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और दूसरे भी कई मामले हैं, जैसे कांगो में है, रवांडा में है, लैटिन अमेरिका में प्रॉब्लम हो रहा है, और हर कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ खास प्रगति नहीं हुई। यहाँ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, और हमने क्या किया, हमने आतंकी अड्डों को तो मारने का ये 9 या 10 करे, उसके बाद चौथे दिन दूसरे अड्डों को भी मारे। लेकिन जो वो कहते थे कि हम पाकिस्तान का कश्मीर लिबरेट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, गोदी मीडिया जो कहती थी, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, और डर डर के जो है अमेरिका के दबाव में सीज फायर ले लिए, और जो डेलीगेशंस भेजे पूरी दुनिया में 33 देशों को, वहां से कुछ खास सपोर्ट हमें नहीं मिला, क्योंकि इजराइल के सिवा इस ऑपरेशन सिंदूर में कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। पड़ोसी एक भी हमें सपोर्ट नहीं है, चाहे वो मालदीव्स हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो या भूटान तक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया इसमें। तो हम जो है फॉरेन पॉलिसी में अलग थलग हो गए हैं, और लोग हमें समझ रहे हैं कि हम अमेरिका के क्लाइंट स्टेट बन के जो भी अमेरिका कहता है उसको अपनाते हैं, चाहे वो सीज फायर हो या ट्रेड वॉर हो या चाइना के खिलाफ अब जो स्टेटमेंट आया लंबा चौड़ा क्वाड के जॉइंट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बाद, उसमें पूरा जो है अब हम इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ हो गया है। हर एक सेंटेंस क्वाड का अगर बारीकी से देखेंगे तो चीन के खिलाफ है वो। तो ये लीडरशिप नहीं है, ये सिर्फ सबसर्विएंट लीडरशिप है। सबसर्विएंट हो गए हैं हम अमेरिका के, और हम अमेरिका के डर और खौफ से जो है हम अपनी नीति आगे लेके चल रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी होना चाहिए। जो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई नहीं देती, और जिस तरीके से भारतीयों को जलील करके अमेरिका ने हथकड़ी पहना के भेजा, तो हमारे विदेश मंत्री जो है अमेरिका का तारीफ कर रहे हैं कि वो उनकी नीति है। आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्या थी? आपने कुछ नहीं कहा अमेरिका के, जो कि कोलंबिया और ब्राजील और वेनेजुएला दूसरे कहते थे। अच्छा, ये सारी विफलताओं के बीच में विदेश नीति जब बुरी तरह से फेल हो रही है, हम कुछ नहीं हासिल कर पा रहे, तो ऐसे में मोदी जी अवार्ड्स लेकर क्या साबित कर रहे हैं? ये अवार्ड्स हैं या अवार्ड्स के नाम पर एक मजाक? वो सिर्फ अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि मैं पूरा विश्व गुरु है, पूरी दुनिया में मेरी तारीफ कर रहे हैं, और यही जो है हर इलेक्शन में बोलते हैं कि हम दुनिया में इतने मशहूर हो गए हैं, इतने कामयाब हो गए हैं, इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, और पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ गई है, हम लोकप्रिय हो गए हैं, विश्व प्रिय हो गए हैं बोल के। तो इससे मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। ये अवार्ड जो है सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और कतार, ये सब देश दिए। इन 4-5 देश मिलके कम से कम $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किए। आप पूछिए प्रधानमंत्री से और उनके सलाहकारों से कितना आया है इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और कितने
कितना फायदा हुआ है हम लोगों को, वो तो ये सिर्फ जाके अनाउंसमेंट कर लेते हैं। जैसा एपी सिंह एयर चीफ मार्शल, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ अग्रीमेंट साइन करती है, अग्रीमेंट पे अग्रीमेंट, एमओयू पे एमओयू, और कोई डिलीवरी नहीं होती एयरफोर्स को ना मिलिट्री फोर्सेस को। तो ये सिर्फ टेलीविजन के लिए और लोगों को बताने के लिए जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, और जो एक्चुअल डिलीवरी है वो बहुत कम है, मतलब उसमें कामयाबी ही नहीं है। तो इस तरीके से मुझे कभी-कभी लगता है कि ये जो है अपने प्रोपेगेंडे के लिए, जैसा इनकी फोटो हर एक इंडियन पेट्रोल पंप पे होती है, कोविड सर्टिफिकेट में होती है, राशन कार्ड में होती है, हर जगह प्राइम मिनिस्टर की फोटो होना, जैसा डिक्टेटरशिप में होती है, जैसा गद्दाफी की होती है, सद्दाम हुसैन का होती थी, या चाइना में या दूसरे कंट्रीज में। तो इस तरह से पर्सनालिटी कल्ट के लिए ये जो है अवार्ड्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो एक्चुअल बेनिफिट जो है इंडिया को उसमें बहुत कम होता है। इसमें एक और बात मैं बता दूं कि ये जहां भी जाते हैं, चाहे वो साइप्रस में अवार्ड लिए, घाना में लिए, और आगे जो भी देश में लेते हैं, ये अपने दोस्तों को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, प्रोजेक्ट दिलाते हैं, जैसा अदानी अंबानी है। और इन लोगों के असर और रसूख या इन्फ्लुएंस में आके भी फॉरेन ट्रिप्स करते हैं। और उसके साथ साथ ये अवार्ड का जो है ये एक और है कि वहाँ एनआरएस को जाके मिल के, और जो राइट विंग हिंदूज के ग्रुप्स हैं, चाहे इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, उनसे इकट्ठा करके पैसे ये लोग एनआरएस भी इन अवार्ड्स के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे। हालांकि मेरे पास हार्ड डेटा नहीं है, लेकिन जो गुजरात से हैं ईस्ट अफ्रीका में, यूरोप में और अमेरिका में, ये जरूर करते होंगे कि ये अफ्रीका में उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। ये घाना वेस्ट अफ्रीका का कंट्री, वहां भी गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो वहां भी कॉर्पोरेट सेक्टर या जो हमारे एनआरआईस हैं उनका काफी असर और रसूख है वहाँ। तो ये भी शामिल है इसमें, एनआरआई बिजनेसमैन जो कि बिलियनर्स हैं। तो उनका उनका बिजनेस जो आगे बढ़ता है अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। हालांकि जॉइंट स्टेटमेंट में ये सब नहीं खुल के नहीं आता, लेकिन ये का एजेंडा वेरी क्लियर है, चाहे वो इजराइल जाए या बांग्लादेश जाए पहले या गाना जाए। तो उनकी नजर जो है अदानी अंबानी और दूसरे एनआरए मित्रों को भी हेल्प करना है, और देश को बताना है कि हम जो है अवार्ड लेके आए हैं, इतने एग्रीमेंट साइन किए हैं, और ये इलेक्शन पर्पस के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में एक भी प्लेन हमारी मारी गई है बोल के तैयार ही नहीं, और पहलगाम में जो आतंकी आए थे उनको भी पकड़ने में इनकॉम्पिटेंट हैं अभी तक। जो इंटेलिजेंस फेलियर, मिलिट्री फेलियर के बावजूद भी जो है ये हर एक जगह ऑपरेशन सिंदूर में, रग रग में मेरा सिंदूर है बोल के ऐसा गुमराह करना लोगों को, मेरा ख्याल से लोग समझ पाते हैं कि ये दिखावा है, और बाहर भी जाके ये ऐसा ही अवार्ड्स लेके आते हैं, जो एक्चुअल हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है यूपी में, बिहार में वगैरह, तो लोग एक छोटी सी पोस्ट के लिए भी पढ़े लिखे लोग लंबी लाइन लगाते हैं, हजारों। और गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि आप इजराइल जाइए, वहां जाके एम्प्लॉयमेंट करिए, इजराइल की जंग में मदद करिए बोल के। तो इतने खराब हालत में लोग यूक्रेन जाके लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है इतना भयानक। बिल्कुल। नहीं, लेकिन प्रोफ़ेसर पाशा एक चीज़ जो आपसे समझना चाहूँगी कि मोदी जी को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, क्या आपको कोई भी ऐसा नेता विश्व का या भारत का, इसके पहले का कोई भी नेता जो प्रधानमंत्री के लेवल का है, आपको लगता है कि इतने सारे अवार्ड्स किसी भी व्यक्ति ने बटोरे होंगे, जितने मोदी जी को मिल रहे हैं? मेरा ख्याल से नेल्सन मंडेला को मिले थे, जो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगलर थे, कई साल से जेल में थे और पूरे दुनिया में बहुत मशहूर थे। तो यहाँ भारत भी आए थे, तो इनको मिला है, और उसके बाद से जो है बहुत कम लोग इतने सारे अवार्ड लिए हैं। देखिए इसमें एम्बसीज का भी रोल है, एम्बसीज को भी इस्तेमाल किया जाता है एक ना एक तरीके से। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक तरीके से साइकोफोंट है, प्राइम मिनिस्टर की हर तारीफ
में वो लगे रहते हैं। ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हाल में कहीं नहीं मिलता कि ये लगे रहते हैं कि कहाँ अवार्ड की तैयारी करना है, नेक्स्ट विजिट की कहाँ तैयारी करना है। और जो दुनिया गूंज रही है इस प्रॉब्लम से, उस पे उनका कोई ध्यान नहीं है। हमारा इतना इन्फ्लुएंस है ग्लोबल साउथ में, तो हम कई ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो है इसमें मीडिएट कर सकते थे, जो कि कतार और यूएई और सऊदी अरेबिया और टर्की कर रहे हैं, और चीन भी कर रहा है। हम जो कर सकते थे, जैसा चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मीडिएशन करके डिप्लोमेटिक रिलेशंस किया। तो आप जानते हैं कि हमारे दोनों देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो हमने मौका क्यों दिया चीन को? हम कतार को क्यों मौका दे रहे हैं हमास में और इसराइल के बीच में? इनके खास दोस्त हैं नेतन्याहू, तो यहाँ बुला के वो बातचीत भी करा सकते थे, कॉन्फ्रेंस, कि आप दोनों सुलझाइए अपने प्रॉब्लम्स। हमारी जो है इंटरेस्ट इस क्षेत्र में, हमारे लाखों लोग काम करते हैं, हमारा तेल गैस वहां से आता है, और ट्रेड पे भी असर होता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे असर होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातों में जो है प्रधानमंत्री कोई इनिशिएटिव नहीं लिए, कोई एक तिनके का भी इनिशिएटिव नहीं लिए, जो कि हमारे नेबरहुड में है, एक्सटेंडेड नेबरहुड में है। हमें हर हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी कि वहाँ शांति हो, सिक्योरिटी हो, और लोग वहाँ हजारों की तादाद में मारे गए हैं, लाखों की तादाद में, गाजा में, सीरिया में, लेबनान में, इराक में, और अब ईरान में, आई मीन सूडान में। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएई जो है नरसंहार करा रहा है सूडान में, और हमारे दोस्त यमन में बमबारी करे 10 साल तक यूएई और सऊदी अरेबिया ने, हमने इफ उफ तक नहीं बोला। क्या हम ये दोनों पार्टीज को दिल्ली में लगा के बुला नहीं सकते थे? अब देखिए, सबसे बड़ा मसला अब टैरिफ का आया है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए 6 महीने से पहले, तो पूरी दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के देश परेशान हैं टैरिफ की वजह से। तो जो ग्लोबल साउथ को आपने बुलाया था प्रधानमंत्री ने G20 में, तो इसमें क्या एक कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते थे कि ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है? बल्कि चीन और यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको भी बहुत खुशी से आते थे यहाँ। तो हमें इतना अच्छा गोल्डन मौका एक टैरिफ पे बुला सकते थे, कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री और ये गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप से डर गए हैं। डर के चूहे के बिल में घुस गए तरह ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक उफ तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस हुआ? तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं, जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं था, इतना बड़ा, या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं था, दुनिया में नहीं थी। तो अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो अब है, और दूसरे पैरामीटर्स जो हैं, कुछ नहीं थे हमारे पास, खाने के लिए भी गेहूं चावल नहीं था। तो इस नहीं, लेकिन 50s में हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया पूरे दुनिया में, सुएज क्राइसिस में, ग्लोबल डिसआर्मामेंट में, न्यूक्लियर, कांगो में, कोरिया में, हर तरीके से आगे आगे थे नेहरू। और वो अवार्ड्स भी लेने इनकार कर रहे थे वो, इन सब कामयाबी के बावजूद भी। लेकिन अब हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं कहीं भी। ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में ना कोई इंटरेस्ट लेते हैं, ना मीडिएशन का सोच सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, और सिर्फ अवार्ड लाना जो है एक ये हो गया है काउंटिंग मैकेनिज्म कि कितने अवार्ड मिले हैं विश्व गुरु को बोल के। लेकिन जी एक चीज बताइए, आपने शुरू में बीच में प्रोग्राम में कहा कि एम्बेसी का इस्तेमाल किया जाता है मोदी जी के अवार्ड्स को बटोरने के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री की विजिट जब विदेश दौरे की होती है, और खासकर अगर जिस देश से उनको अवार्ड मिलना है, तो ये लॉबिंग कहाँ से शुरू होती है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या बातचीत होती है? आप तो खुद एम्बेसी में रह चुके हैं सर, किस तरीके से क्या अवार्ड्स की लॉबिंग होती है? क्या अवार्ड्स भी एक तरीके का गिव एंड टेक है? और क्योंकि मोदी जी को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो क्या ये पूरा प्रोसेस एक तरीके का गिव एंड टेक है कि उसमें सब्सटेंस कुछ नहीं है? भले मोदी जी उसको डिजर्व करे या ना करे, लेकिन अगर पुरस्कार देना है तो फिर तो बिना किसी लेन देन के होगा नहीं पुरस्कार। तो क्या ये पूरा एक प्रोसेस लेन देन वाला है? मोदी जी डिजर्व नहीं भी कर रहे हो, लेकिन तो भी देशों को मजबूर किया जाता है कि आप मोदी जी को पुरस्कार दीजिए, क्या ऐसा होता है? जी, एम्बेसीज तो इसमें 100% इन्वॉल्व है। जो भी फॉरेन विजिट प्रधानमंत्री करते हैं,
तो बहुत पहले से तैयारी होती है। देखिए रिपब्लिक डे पे स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड और दूसरे अवार्ड जो इंडिया देता है पहले जो देते थे, उसके लिए एम्बेसीज का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। मैं जब मिस्र में था तो उसने मुबारक को भी जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर पीस दिए थे। हमने बहुत कोशिश की उनको यहाँ दिल्ली लाने के लिए। तो एम्बेसीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आना चाहते हैं और आपका जो अवार्ड दूसरों को दिए हैं इनको भी दे सकते हैं। तो वो भी गिव एंड टेक होता है, जैसा जयशंकर कल बताया। फॉरेन पॉलिसी में गिव एंड टेक मामूल है ये, कि हम प्रधानमंत्री को वो अवार्ड देते हैं तो घाना के भी जो प्रेसिडेंट यहाँ आएंगे हम भी उनको देंगे। तो ये थपथपाना, पीठ थपथपाना जो है ये डिप्लोमेसी का ये आम हो गया है। तो इसमें बहुत कामयाब लगते हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको बहुत इच्छा है इस अवार्ड्स लेने की और फॉरेन विजिट्स करने की। भला वो कंट्री के लिए कुछ खास ठोस फायदा हो या ना हो, लेकिन जाना बहुत जरूरी है और पीयर करना और उनके दोस्तों को भी मदद करना और अवार्ड भी लेना और घूम फिर के भी आना है, इंडिया के इंटरेस्ट को भी मद्देनजर लेकिन रखते हुए। इसको क्या हम गलत मानेंगे अगर एम्बेसी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को अवार्ड दिलवाने के लिए हो रहा है? अगर डिप्लोमैट्स का काम अब यही रह गया है कि अपने प्रधानमंत्री के जो सीवी है या उनका जो बायोडेटा है उसको एम्पलीफाई करना है ताकि उनकी छवि चमके, तो फिर क्या ये पूरे डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर का बेजा इस्तेमाल नहीं है? अगर प्रधानमंत्री अपनी छवि को चमकाने के लिए एम्बेसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्लोमैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि बजाय कि प्रॉपर सीरियस फॉरेन पॉलिसी मेजर्स उठाए जाए। हमारी विदेश नीति तार तार हो चुकी है, उसको आप एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। तो क्या ये बेजा इस्तेमाल नहीं है डिप्लोमेसी का? मेरे ख्याल से तो ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है। मैं कई बार एम्बेसीज में सुना हूँ और देखा भी हूँ कि कई मिनिस्टर्स जो हर तरीके से रिक्वेस्ट आते हैं, या कोई मिनिस्टर जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट, हम देखे कि उनके फैमिलीज, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह सबके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है और ऑल फैसिलिटीज मुहैया कराना पड़ता है। कई मिनिस्टर रिटायरमेंट के बाद भी आके वही प्रिविलेजेस डिमांड करते हैं वहाँ एम्बेसीज को, आप ये करिए वो करिए बोल के। एक टॉप ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर थे, वो अपने आप को बताता है कि मैं एक्सटिंग्विश्ड ब्यूरोक्रेट हूँ बोल के। मतलब एक्सटिंग्विश्ड ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर को भी जो है सेम प्रिविलेजेस वहां आके दिलाते हैं। वो डिपेंड होता है कि एम्बेसडर कौन है, हाई कमिश्नर कौन है, कितने गहरी दोस्ती है, कितना इन्फ्लुएंस है, कितना पुल है वगैरह। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एम्बेसीज को ये सिर्फ ये प्रधानमंत्री नहीं, पहले भी प्रधानमंत्री या कुछ प्रेसिडेंट्स और मिनिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली। और ये सब काफी महत्वपूर्ण काम होता है। मैं खुद झीला हूँ, कई लोग वहाँ आते हैं और एयरपोर्ट से वगैरह वगैरह सब हर तरीके से उनको देखभाल ही करना पड़ता है। और कई लोग तो जो उनके फॉरेन ट्रिप्स का जो फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, तो लिफाफा एयरपोर्ट पे ही उनको हाथ में देना पड़ता है। तो यहाँ तक ये सब चलता है। तो एम्बेसीज जो है पार्ट एंड पार्सल है, जब भी वे वीआईपी जाते हैं वहाँ तो उसमें लगे रहते हैं। वो इस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नहीं, फंक्शंस ऑफ लेकिन द आज जो एम्बेसी बीजेपी ऑफिशियल। इसको इतना बड़ा इशू बना रही है, आज अखबारों में खबर है कि देखिए मोदी जी को 24 ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं। अरे ये 24 ग्लोबल अवार्ड्स किस काम के, जब हमारी विदेश नीति पूरी फेल हो गई, जो मोदी जी स्टेट्समैन है ही नहीं, जो मोदी जी ग्लोबल लीडर है ही नहीं या साबित ही नहीं कर सके, तो ऐसे ग्लोबल अवार्ड्स का मतलब क्या है? आज बीजेपी को भी, तो बीजेपी आज इसको लेकर ढोल बजा रही है कि देखिए मोदी जी को 24 ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं। इन 24 ग्लोबल अवार्ड्स का मतलब क्या है? देखिए, जो 24 का जिक्र कर रहे हैं बार बार आप, उसमें से जो है 10 या 11 मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को पता नहीं कि कहाँ है और उनका कैपिटल क्या है, कौन लीडर है, कब गए थे, किस लिए दिया गया है, उनको पता ही नहीं वो।
पापुआ न्यू गिनी या फिजी और दूसरे छोटे मोटे आइलैंड देश वगैरह सब। तो ये स्टेट्समैनशिप किसको कहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी में आप विजनरी लीडर विजन बताइए। क्या बीजेपी का विजन पूरे भारतीय सपोर्ट करते हैं उनकी? ये पोलराइजेशन उनकी जो पॉलिसी है कि एक्सक्लूसिव पॉलिसी की, हम दूसरे माइनॉरिटीज की वोट के बगैर भी हम हुकूमत कर सकते हैं, मेजॉरिटेरियन रूल वगैरह वगैरह बोल के कांग्रेस, यूएस कांग्रेस तक भी इनको अटैक किया है कि आपने पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बयानबाजी करके मुसलमानों के खिलाफ वो सीट जीता, वोट जीता, और उसके लिए अमेरिका सैंक्शंस को डालना है बोल के पूरा रिपोर्ट आया पहली बार। तो इस तरीके से जो है ये इंटरनल पॉलिसी हर जगह क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे जो कतार में हो या आप नुपुर शर्मा के वो जो बीजेपी की स्पोक्समैन थे, आपको पता होगा उन्होंने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के खिलाफ बयान दिया था और कतार ने इतना कड़ा रवैया किया कि उन्होंने कहा कि हम गैस भेजना बंद कर देंगे अगर आप इसको हटाएंगे नहीं तो 1 घंटे के अंदर मोदी को हटाना पड़ा इस स्पोक्समैन को। और उसके पहले भी जो है आरएसएस लीडर जिस तरीके से भड़काव वाले स्टेटमेंट देते थे, कुवैत ने यहाँ तक कह दिया लेजिस्लेशन में, उनके पार्लियामेंट में, कि कोई आरएसएस लीडर कुवैत में कदम नहीं रखेगा। तो इस तरीके से जो है यूएई में, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट में सभी जगह इनकी इंटरनल पॉलिसी पे इतना नुक्ताचनी होती है, क्रिटिसिज्म होता है। तो अगर आप देखेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये डोमेस्टिक पॉलिसी में स्टेट्समैनशिप भी नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं है। ये सिर्फ वोट के लिए ऐसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार थपकी लगाई है, चाहे लिंचिंग में हो या बुलडोजिंग में हो या डिस्क्रिमिनेशन में हो या कई जो किस्से, इतना कम्युनल जहर फैला दिया है ये लोग बीजेपी और आरएसएस वाले पूरे कोने कोने में, कि ये जो लोग लिबरल थे, जो गंगा जमुना तहजीब में बिलीव करते थे, वो भी चौकन्ना है कि ये क्या हो रहा है, ये कि इतना जहर मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ उबाल रहे हैं। और खुद मैनी हिंदूज आर वरीड, परेशान है कि ये देश कहाँ जा रहा है इनकी लीडरशिप में। क्या ये स्टेट्समैनशिप है? कोई नहीं जानता है। पूरी दुनिया में जो है पड़ोसी देशों वाले भी परेशान हो गए। बांग्लादेश में भी एक मेजर रीजन तख्ता पलटने का शेख हसीना के खिलाफ कि ये उन्होंने कंप्लीटली इंडिया के पिट्ठू बन गए थे, क्लाइंट स्टेट बन गए थे। और जो है अवामी लीग को और नेशनलिस्ट, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पवाटी वर्कर्स को दिन रात मारे जा रहे थे वहां। तो श्रीलंका में भी यही हुआ, मालदीव में भी यही हुआ, और नेपाल में भी यही हो रहा है कि हम पड़ोसियों के साथ एक भी देश से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। सार्क तो खत्म हो गया इनकी दुश्मनी से पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान को जो है हमारा दोस्त अमेरिका बहुत महान देश है बोल के तारीफ करता है और आतंकी हमले को नजरअंदाज करता है। उनके आर्मी चीफ को अमेरिका में लंच के लिए प्रेसिडेंट बुलाते हैं, जो कि अमेरिका की तारीख में, हिस्ट्री में अभी तक प्रेसिडेंट ने किसी आर्मी चीफ को नहीं मिला। तो ये क्या सक्सेसफुल है फॉरेन पॉलिसी या स्टेटमेंटशिप? अंदरूनी भारत में भी ये बहुत क्रिटिसिज्म होता है, बाहर भी जो है लोग उंगली उठा ये रहे हैं जो कि कैसे अवार्ड्स है, लीडरशिप है। तो ये मेरा आखिरी सवाल है प्रोफेसर पाशा कि क्या ये जो मोदी जी को अलग-अलग स्टेट अवार्ड्स मिल रहे हैं, हाईएस्ट कहीं किसी देश में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, कहीं पर स्टेट ऑनर अवार्ड्स मिल रहे हैं। क्या ये अवार्ड्स केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ले रहे हैं? और इसमें एम्बेसी शामिल है, इसमें डिप्लोमैट्स शामिल हैं और बाकायदा इन अवार्ड्स को बटोरा जाता है। ये नहीं कि अवार्ड्स देश दे रहे हैं, अवार्ड्स को बटोर रही है भारत सरकार। देखिए, जनता जो है बहुत चालाक है, बहुत अलर्ट है। सोशल मीडिया के जरिए उनको हर चप्पे चप्पे में क्या हो रहा है उनको पता होता है। उनको कभी भी जो है गुमराह नहीं कर सकते और उनको मिसलीड नहीं कर सकते।
चाहे बीजेपी के ही सपोर्टर्स क्यों ना हो। तो ये जो है उनको पता होगा कि ये घाना में क्यों लाए हैं, क्या वहाँ अंबानी को भी हेल्प करने का एंगल है। बाद में पता चलेगा, जैसा इज़राइल में उन्होंने किया हाइफा रिफाइनरी में, या ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, और श्रीलंका में, या सभी जगह। तो धीरे-धीरे लोगों को पता चलता है कि इनका एजेंडा ये सब दिखावे के लिए है, सिविलियन अवार्ड लेना, फॉरेन टूर करना, और असल में ये इनके दोस्तों को मदद करना और पब्लिसिटी करना कि पूरे विश्व में जो मुझे लोग चाहते हैं, मैं लोकप्रिय हूँ, ग्लोबल लीडर हूँ, और स्टेट्समैन हूँ। बल्कि स्टेट्समैनशिप को जो है, जैसा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सदात ने कैंप डेविड एग्रीमेंट किया इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बेगिन को, कार्टर के मीडिएशन में यूएस के, तो पूरी दुनिया उनको तारीफ कर रही थी कि 30 साल की जंग जो है, ये स्टेटमैनशिप के विजनरी लीडरशिप से ये खत्म हुई, और दो बड़े देश, इजिप्ट सबसे बड़ा मिस्र अरब देश है, तो उन्होंने ये प्रयास करके लीडरशिप दी और विजनरी काम किया। और लेकिन मिस्र में ही ये इतना अनपॉपुलर हो गए, हर तरीके से उनका क्रिटिसिज्म होने लगा कि आप ठीक है इजराइल के साथ जंग का मसला हल किया है, लेकिन फलस्तीनियों को क्या मिला इसमें? बेगिन ने कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। तो पूरे अरब दुनिया में सादात को पूरी दुनिया में लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो बाद में उन्हीं के लोग सादात की हत्या कर दी 6 अक्टूबर 1981 को। तब मुझे याद है मिसेस गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई लीडर आए थे, तब उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया कि आपकी टिप्पणी क्या है, सादात की हत्या हो गई है मिस्र में, और उन्हीं के लोग, मिलिट्री लोग, खालिद इस्लाम बोल के इस्लामिक ग्रुप के उन्होंने मार दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो ये कहे कि अगर कोई लीडर लोकप्रिय हो जाता है पूरी दुनिया में, और वहाँ अवार्ड्स मिलते हैं, और जैसा नोबेल प्राइज बेगिन को और सादात को मिला, तो उसका खात्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अपने ही देश में जो है अपनी पॉपुलैरिटी खोते हैं, और उसकी वजह से ये बाहर का शौक इनको इतना हो जाता है, फॉरेन ट्रिप्स का, अवार्ड्स का, वगैरह वगैरह। तो अब पता चल रहा है कि जो नीतीश कुमार और टीडीपी की सपोर्ट से जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इनको क्यों मेजॉरिटी नहीं मिली पिछले इसमें। तो ये अवार्ड्स वगैरह सब अपने आप को सेल्फ सेटिस्फैक्शन देने के लिए, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए, और ग्लोरिफिकेशन के लिए है। जो मिसेस गांधी ने कहा वो सही कहा कि पूरी दुनिया में खंडन करते थे, कोई ने एक आंसू नहीं बनाया सदात के लिए। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जंग इसराइल के साथ खत्म करने की, लेकिन उनकी जनता उनके साथ नहीं थी। उन्होंने कंटेम्प्ट बताया अपनी जनता को कि वो कुछ नहीं जानते, मैं उनसे अच्छा जानता हूँ, और रेफरेंडम कराने से इनकार कर दिया, और इतना गुस्सा था कि उन्हीं के लोग उनको खत्म कर दिया। यानी मैं कि कुल कंपैरिजन नहीं मिलाकर करना चाहता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसका मतलब ये है कि जो 24 ग्लोबल अवार्ड्स जिसको लेकर आज बीजेपी बहुत खुली नहीं समा रही है, वो केवल और केवल दिखावा है, और असलियत यही है कि मोदी जी उन अवार्ड्स को डिजर्व नहीं करते। जी प्रोफेसर पाशा, बहुत संक्षेप में। देखिए, आने वाले वक्त ही बता सकता है कि इनका ग्लोबल लीडरशिप में क्या कामयाबी है, और स्टेट्समैनशिप जो भारत के अंदर क्या है, वही वक्त ही बता पाएगा। इट इज टू अर्ली, क्योंकि अभी उनका प्राइम मिनिस्टरशिप बाकी है। तो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या कारनामे करते हैं क्लाइमेट चेंज में, और जो हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया में, क्या ये इनिशिएटिव लेंगे दुनिया के जो जंग हो रहे हैं शांति लाने के लिए, और भारत की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो बोलते हैं उसको एक्चुअली अपनाने के लिए, और स्ट्रांग इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जो कि अमेरिका का पिट्टू बोल के दूसरे लोग नहीं बोले, उस तरीके से अगर करते हैं तो शायद कुछ और भारत का रुख होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।